नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं DFCCIL के जो एक्सपेक्टेड मैथ्स के क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब क्या हुआ कि पैटर्न आपका ऑलमोस्ट यही रहेगा और लेवल भी मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा। तो जो सवाल आपको इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम से पहले देख लेने चाहिए वो मैं कराने वाला हूँ, ताकि इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आप सबकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। रिसेंटली मेरे RRB NTPC में 73 मार्क्स आ रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस पीटी में 81.5 आ रहे हैं, सीपीओ मैंने 2 बार निकाला है रिटेन, और रिसेंटली इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटेन मैंने निकाला है, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट है ना बाकी है। मैं आप सबकी तरह ही एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हूँ और हम सब अपने हार्ड वर्क मेहनत के दम पे अपनी सफलता को आज नहीं तो कल जरूर हासिल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सारी चीजों को शुद्ध हिंदी में बोल दिया करूंगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन करा है कि ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% after allowing a discount of 20% on the mark price. What will be his profit or loss percentage if he allows a discount of 40% on the same article? Mark price of the article is 12170. क्वेश्चन करें कि दुकानदार जो है 20% का लाभ उसे होता है अगर वो एमपी पे मार्क प्राइस पे 20% का छूट देता है। अगर वो मार्क प्राइस पे 40% की छूट दे तो उसे कितने का लाभ या नुकसान प्रतिशत, कितना लाभ या नुकसान प्रतिशत उसे होगा। तो ये जो मार्क प्राइस आपको दिया है ना 12170, ये देकर कोई एहसान नहीं किया है, ये देकर आपको फंसाने के लिए दिया है ताकि आप इसका यूज करें और अपने समय को व्यर्थ करें, क्योंकि ये डेटा का यहाँ कोई काम नहीं है। ये सुपरफ्लुअस कहिए या रिडंडेंट कहिए, ये डेटा है। ये आपको फंसाने के लिए दिया है क्योंकि आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो यहाँ इसका कोई काम नहीं है। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, चूंकि ये प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा है, हमने चैनल एक सप्ताह पहले ही बनाया है और काफी कंटेंट हमने आरआरबी एनटीपीसी का, एमटीएस का, DFCCIL का, यूपीएसआई का काफी कंटेंट हमने डाल दिया और हम धीरे धीरे जीएस के भी कंटेंट डालेंगे, रीजनिंग के भी डालेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर सीरीज में तो मैं बेसिक चीजें आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आपका ही एग्जाम है। तो वो चीजें अगर मैं बताऊंगा तो समय की बर्बादी होगी। अब हम लोग चैनल पे जो है चैप्टर वाइज जब कंटेंट तैयार करेंगे, परसेंटेज से लेकर पूरे एडवांस को पढ़ाएंगे, वहां चीजें एकदम बेसिक से और अच्छे लेवल तक बताई जाएंगी। तो यहाँ तो मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपका एग्जाम में समय बचे, क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह ही एस्पिरेंट हूँ और कैसे क्वेश्चन हम फंसते हैं एग्जाम में, छोड़ के आते हैं या फिर गलत करके आते हैं, ये हमें भी पता है। तो चलिए, अभी 20% की से प्रॉफिट हुई है, तो मान लीजिए हमने सीपी को 100 यूनिट माना, तो ये अभी 120 पे आके बैठा हुआ है। अब अच्छे से समझिएगा, ये इस अवस्था को कब प्राप्त हुआ, जब हमने एमपी पे 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% का डिस्काउंट मतलब क्या, एमपी का हमने 80/100 किया। अब हमें 40% डिस्काउंट देना है, मतलब हमें एमपी का 60/100 करना है। ये हम एसपी लिख रहे हैं, तो चलिए अब 40% डिस्काउंट देना है तो कम में बेचेंगे, एसपी तो घटेगा। तो रेशियो को एडजस्ट कर लीजिए। तो ये किस रेशियो पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 60 हो जाएगा, नीचे 80 हो जाएगा। समझ ना हमने क्या किया, यहाँ एमपी का 60/100 हुआ, यहाँ 80/100 हुआ। हम ये देख रहे हैं कि अब एसपी कहाँ पे पहुंचेगा। तो ये चूंकि अब हमने ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 40% इतना है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, फिर इतना निकालिएगा, सीधे रेशियो को एडजस्ट कीजिए। चूंकि हमने अब ज्यादा डिस्काउंट दे दिया तो एसपी तो कम हो जाएगा, तो यहाँ ये 60/80 हो जाएगा। तो बस 8 एकम 8, 40, 15 छक्कन 90। देखिए, जो ये 120 पे आया था 100 से, अब ये 90 पे आ गया। मतलब क्या है, 10% का इसे नुकसान हो गया। हमने सीधे एसपी पे कंपैरिजन किया, एसपी कहाँ पे पहुंचा, निकाला, दिख गया हमें नुकसान। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज वर्किंग 8 hours पर डे if B is 2/3 times as efficient as A, then in how many days can B alone do the same piece of work working 5 hours per day। कह रहा है कि A किसी कार्य को 10 दिन में करता है अगर वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। B जिस जो 2/3 टाइम्स एफिशिएंट है, मतलब जितनी A की एफिशिएंसी है
उसका 2/3 टाइम्स बी की एफिशिएंसी है। वो अकेले कितने दिन में उसी कार्य को कर सकता है जब वो 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। अच्छे से समझिएगा। फिर वैसा ही तरीका, हमें निकालना क्या है, डेज। एक ही केस में डे कितने पे बैठा हुआ है, 10 पे। अब समझिएगा छेड़छाड़ होना शुरू हुआ। सबसे पहले देखते हैं आवर्स में क्या हुआ। देखिए ए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता था, बी कह रहा है नहीं मैं 5 घंटे प्रतिदिन ही करूंगा, मतलब एक दिन में मैं कम ही कार्य करूंगा, तो कम घंटे कार्य करूंगा तो दिन तो बढ़ जाएगा, तो रेशियो चला जाएगा 8/5। चूंकि हम डेज से कंपेरिजन कर रहे हैं, अब हुआ आवर्स का चीज खत्म, बचा एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी जो भी थी बी की कम है, 2/3 टाइम्स ही है। मतलब ए को अगर 1 माने तो ये 2/3 ही है, तो कम एफिशिएंसी है तो ज्यादा दिन काम लग जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 3/2। तो ये 10 और ये 10, तो अटती है 24। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 10 men is increased by 2 years when two of them whose age are 21 and 23 years replaced by two new men. The average age of the two new men is, कह रहा है कि 10 लोगों की उम्र का औसत 2 साल से बढ़ जाता है जब दो लोग जिनकी उम्र 21 साल और 23 साल है उनको रिप्लेस कर दिया गया दो नए लोगों से। तो जो दो नए लोग हैं उनकी उम्र का औसत क्या होगा, अच्छे से समझिएगा। तो ये जो दो लोग थे 21 और 23 साल के, इन दोनों का उम्र का सम क्या था, 23 और 21, 43, 44 था। ठीक है, दो गए तो दो आए, मतलब लोगों से छेड़छाड़ नहीं हुआ, लेकिन ये बढ़ गया 2 से एवरेज, तो सम कितने से बढ़ गया, 10 दूनी 20 से बढ़ गया। ये किनके कारण हुआ, यही दो लोगों के कारण हुआ। एवरेज क्या हुआ, 32, क्योंकि ये दो मिलकर 64 बने। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करेक्ट, ए 2 digit नंबर is 4 more than 6 times the sum of its digit. If 18 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. कह रहा है कि 2 डिजिट का जो नंबर है वो 4 ज्यादा है 6 गुना अपने डिजिट के सम का। मतलब अगर डिजिट के सम का 6 गुना करते हैं उससे 4 ज्यादा है वो 2 डिजिट नंबर जो है। अगर उस नंबर से हम 18 घटा लेते हैं तो नंबर पलट जाता है, डिजिट रिवर्स हो जाता है। तो नंबर क्या है, देखिए कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको नंबर ही निकालना है और ऑप्शन पढ़ा ही हुआ है, चेक करना शुरू करते हैं। 6 4 10, 10 चौका हुआ 60, 64 है वो नंबर नहीं है। देखिए यहाँ 64, देखिए आपको यहीं पे टिक करके आगे बढ़ जाना था, लेकिन कहिएगा नहीं ये सब भी चेक करना हम चाहते हैं, कर लीजिए। 9, 9 चौक 54, 58 थोड़ी है ये, नहीं होगा। 7, 7 चौक 42, 46 थोड़ी है, नहीं होगा। तो बस यहीं पे आपको 64 दिख गया। और दूसरे केस को करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको संतुष्टि के लिए मैं वो भी दिखा दूं। 64 में से 18 घटाए, ये घटाइएगा तो कितना होगा, 6, 46 हो जाएगा। तो देखिए 64 46 पलट के 46 बन गया ना। तो बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन ए सम व्हेन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years and the interest obtained on it if it is invested at compound interest been compounded annually for 3 years at the same interest। तो इसका रेशियो दिया है 50:91। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कह रहा है कि किसी सम पे जो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, और उसी सम को हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो क्या मतलब रेशियो आया हमारे पास इंटरेस्ट का, तो हमारे पास आया 50:91। तो कह रहा है कि रेट क्या है उस सम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, रेट क्या था, अच्छे से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में लोग आपको काफी फॉर्मूला रटाएंगे, इस टाइप में ये फॉर्मूला होता है, ऐसे रट जाओ। देखिए फॉर्मूला रटने से दिक्कत क्या होता है कि आपकी जो बेसिक एबिलिटी है ना, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, वो घटते जाती है। देखिए ऐसा नहीं है, काफी चीजें ऐसी होती हैं जहां आपको अगर याद रहेगा टाइप, तो वहां आप नॉर्मल परिस्थिति से काफी समय बचा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टाइप रटना हमारी मजबूरी बन जाए, हम वहीं पर रटेंगे जहां उसकी जरूरत हो, जहां बेसिक से अगर हम बनाएं तो उससे काफी टाइम लग जाए, तब हम उस टाइप को रट जाते हैं, इस केस में ऐसे होता है। लेकिन जहां हम लॉजिकली समझ के काफी इजीली कर सकते हैं, वहां टाइप रटने का नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि अगर क्वेश्चन में पेपर का लेवल थोड़ा भी अप डाउन होता है ना, तो आपका स्कोर काफी फ्लक्चुएट करने लगेगा, क्योंकि आपने एक फिक्स पैटर्न को रेफरेंस मान के तैयारी किया है।
तो वो बिना बात का नहीं करना चाहिए, जहां जरूरत हो वहीं रटा करे। तो इसको हम लॉजिकली कैसे बना सकते हैं, अच्छे से समझिएगा। देखिए ये रेशियो दिया हुआ है, अब आपको मैं समझाता हूं चीजों को, ताकि जब भी CISI आए तो आप इस चीजों को लॉजिकली समझ सके। कोई भी मान लीजिए सम है, मान लीजिए 100 ही सम है, रेट 10% है, तो होता क्या है, हर साल सिंपल इंटरेस्ट जो है 10 10 10 होते जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, पहले साल तो ठीक रहता है, अगले साल क्या होता है, ये 10% से, मान लीजिए रेट यहाँ 10% था, बढ़ते जाता है, मतलब ये 10 इंटू 11/10 मतलब 1.1 कहिए। फिर ये क्या होता है, इसका फिर इंटू 1.1 फिर हो जाता है। तो ये ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो ये जो किस फैक्टर से बढ़ रहा है, बार बार ये 1.1 फैक्टर से बढ़ रहा है जब 10% रेट है, तो समझ रहे हैं ना बातों को। तो यहाँ के केस में क्या है, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है रेशियो 50:91, 2 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है, तो ये तो 25-25 हर साल होगा। तो पहले साल तो ये 25 होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 25 होगा, अच्छी दोस्ती उनके बीच में बनी हुई है, ये हर साल 25 ही रहा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में अब उड़ान लेना शुरू किया इसने, ये कहा नहीं अब दोस्ती खत्म, मैं अब किसी पार्टिकुलर फैक्टर से बढ़ना शुरू करूंगा। जैसे यहाँ 10% के केस में 1.1 से बढ़ रहा था, मतलब हर पिछले का 1.1 हुए जा रहा था, पिछले वाले का 1.1 हुए जाता, कह रहा है कि नहीं मैं भी अब उसी तरह से बढ़ूंगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इस ये तो पहले साल सेम रहा, अब ये तो 25-25 ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि अब 2 साल में ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया कितना, 11 6 66 पे आ गया। तो क्या हुआ दूसरे साल, क्या हुआ, मान लीजिए 25 था, मान लीजिए वो फैक्टर x है, जैसे यहाँ पे ये फैक्टर 1.1 है, यहाँ मान लेते हम x है। अगले साल क्या हुआ, 25x इंटू एक्स फिर हुआ, मतलब 25x स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बातों को मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो है 10 जैसे आप कहते हैं, ये 11 कहते हैं, ये मान लीजिए 12.1 कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होते रहते हैं। ये क्या है 10 इंटू 1.1 है, ये क्या है 10 इंटू 1.1 इंटू 1.1 है। तो हमने वही फैक्टर माना है कि कोई x होगा, तो ये मिलकर हमें कितना दिया, 66 दिया। मानते हैं ना बातों को। तो अगर हम 25x कॉमन ले ले तो 1 प्लस x हमारे पास आ जाएगा 66। ये पूरा आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको बस यहाँ आना था। तो देख लेते हैं, 66 यहाँ 25 चला जाएगा, 25 दूनी 50, 25 का 150, 25 का 100। हाँ तो देखिए x इंटू 1 प्लस x हमारे पास आ गया 2.64। बस आपको अब यहीं रुक जाना है, ऑप्शन पे जाना है। ये 2.64 कब, लास्ट डिजिट है 4। अगर 25% लेते हैं तो ये क्या होगा, 1.25 इंटू 2.25, लास्ट डिजिट है 5, नहीं होगा। 10% लेते हैं तो 1.1 इंटू 1.1, लास्ट डिजिट 1, नहीं होगा। 15% भी नहीं होगा, बचा सिर्फ 20% ना। तो मतलब ये 1.2 इंटू 2.2 तक करके देख लीजिए। तो 22 से 220, 44, 4 देखिए 26.4 आ गया, तो 20% है। ऑप्शन नहीं भी रहता तो आपको 20% यहाँ दिख जाता। अब दिक्कत कहिएगा कि सर 12% अगर होता तब तो हम फंस जाते, क्योंकि वहां 1.12 इंटू 2.12 हो जाता। देखिए ये सब काफी लॉजिकल चीजें हैं, ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से होता है। एज ए स्टूडेंट जो तरीका काफी सहूलियत देता है मुझे और काफी इससे फायदा हो, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस पे अगर सीखिएगा ना तो आपको मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। देखिए ये ठीक है, मानता हूं फंस जाते आप, लेकिन आपके पास ये भी तो रहा था 1.2 इंटू 2.2, यहां तो आपको दिख गया कि यहीं मिलकर 2.64 हो रहा है, तो यहां आप क्यों जाएंगे। अब यही रेट मान लीजिए 30% होता तो लास्ट में कोई 9 डिजिट रहता, वो भी कितना रहता देख लीजिए। मान लीजिए 30% होता, कितना होता, 2.3 इंटू 1.3, मतलब क्या है, ये 23, 230 है, 23 9 6 9 20, तो ये कितना होता 2.99 होता, ये वाला यहाँ पे। तो ये 30% आपको दिख जाता, कोई भी रेट हो आपको दिख जाएगा ऐसे ही कि हाँ ये है, तो यहाँ पर 20%। तो ये तो पूरा आपको अंडरस्टैंड करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप खोज के बनाइएगा। आपको बस यहाँ पे आना था और आराम से आप यहाँ रेट निकालिए, 20% चला जाएगा इसका आंसर। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि let x be the least number divisible by 13 such that when x is divided by 4 5 6 7 8 and 12 the remainder in each case is 2, the sum of digits of x is। कह रहा है x वो न्यूनतम संख्या है जो 13 से कट रहा है, वो संख्या ऐसे है कि जब उसे हम 4 5 6 7 8 और 12 से डिवाइड करते हैं हर केस में रिमाइंडर आता है 2। तो सम ऑफ डिजिट्स x का क्या है,
देखिए 4 से भी किए तो 2 आया, इन सब से किए तो 2 आया, मतलब इन सब के एलसीएम से भी करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। यहाँ 8 दिख गया, 8 में 4 तो छुपा हुआ है, 8 अब बचा के यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा, चरती है 12, 3 चौका एक ही 3 बचा हुआ है तो बस 3, तो 8 पचे 40, 7 चौका 28, 3 84, 840 आपके पास आ गया। समझ रहे ना बात को। तो 840 से भी करेंगे तो ये जो है रिमाइंडर हर केस में 2 आएगा, तो नंबर किस फॉर्म में होगा, 840 n+2 के फॉर्म में होगा। मानते हैं ना बातों को। यहाँ n कुछ भी डालिए, उसके बाद ये तो रिमाइंडर 2 हमेशा रहेगा। चलिए, अब ये 13 से भी कट रहा है, मतलब 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल है नंबर। तो सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो 13 छक्का 78, 60, 13 चौका 52, मतलब 8 आ गया, तो 8 यहाँ बचेगा, मतलब ये 8n+2 नंबर सिस्टम में आपने रिमाइंडर कैसे निकाला उसमें आपको ये पता होगा बेसिक चीजें, बटे 13, मतलब ये जो है 13 से कट जाए। अब n डालना शुरू कीजिए, 1 डालिएगा तो 10 नहीं कटेगा, 16 तो 18 नहीं कटेगा, 8 24 26 कट गया, n बराबर 3 पे हो गया सेटिस्फाई, मतलब n बराबर 3 नंबर क्या था यहीं कर लीजिए, 4 12, 8 24 25, 2520 प्लस 2 मतलब 2522 वो नंबर है। तो 2 2 4 5 9 2 11 है सम, तो बस नंबर भी निकाल लिया आपने डायरेक्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर। If the difference between the prices at the end of third and fourth years is 259.20, then what is the 40% of the price at the end of the second year? कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका प्राइस हर साल 20% से बढ़ते जा रहा है। अब जो तीसरे साल के अंत में प्राइस है और चौथे साल के अंत में जो प्राइस कही या कीमत कही है उसके बीच का अंतर दे दिया है 259.20। तो दूसरे साल के अंत का जो प्राइस था उसका 40% क्या है, अच्छे से समझिएगा। तो ये जो है इसको समझने का तरीका समझिए आप। देखिए ये कुछ भी नंबर होगा, चलिए कोई भी आर्टिकल होगा, मैं मान लेता हूं कि चलिए वो शुरू में 10 होगा, कुछ भी है, अगले साल वो बढ़ना शुरू किया 20% से, अगले साल भाई मेरे ये 10 इंटू 1.2 हुआ। तो ये मान लीजिए फर्स्ट वीक में ये फर्स्ट ईयर में ये 10 था तो ये हो गया, उसके अगले साल क्या हुआ 10 इंटू 1.2 इंटू 1.2 हुआ। मानते हैं ना बातों को। इसके अगले साल क्या हुआ 10 इंटू 1.2 का क्यूब हो गया। समझ रहे हैं ना बातों को। तो बस पहले साल ये रहा, दूसरे साल ये रहा, तीसरे साल ये रहा, ये रहा। अब कह रहा है कि डिफरेंस दिया है तीसरे और चौथे के अंत का, ये तीसरे पे कहाँ आया था, चलो ठीक है, ये कहाँ पे पहुंचा हुआ और चौथे पे कहाँ पहुंचा, तीसरे पे ये कितना है, हमें बस कंपैरिजन करना है 1.44, तो मान लीजिए ये जो है 144 पे पहुंचा हुआ है। हम पॉइंट से छुटकारा चाहते हैं क्योंकि अगर 14.4 होगा लेकिन हम उसमें भी एडजस्ट कर देंगे उस पॉइंट को, ये कहाँ पे आएगा, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो ये उसी प्रकार से 172.8 पे आया होगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो यही अंतर आपको दे दिया है 28.8। निकालना क्या है आपको, ये हुआ, मान लीजिए आपने सब में तो पहले 10-10 बढ़ा दिया था, मतलब आपने एक तरह से 100 प्रिंसिपल माना था, दिखावा में आपने 10 लिखा है क्योंकि यहाँ भी आपने एक पॉइंट बढ़ा दिया, ये 14.4 होता, तो उस हिसाब से जब कंपैरिजन कीजिएगा तो उसको भी ये छूट दीजिएगा, तो ये 12 10 120 हुआ। समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट से बचने की। आप शुरू में ही 100 मान लेते तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन चूंकि मैंने अकस्मात 10 माना तो अपने मन में इसको सब कंपेरिजन करना है तो आप 10-10 बढ़ाते जा रहे हैं। तो चलिए 120 हुआ, अब इसका निकालना है 40%, मतलब 12 चौका 48। ठीक है, तो ये 28.8 की वैल्यू दी हुई है, आपको 48 की वैल्यू निकालनी है, हो गया। तो 259.2 दिया है, ये है 28.8 की वैल्यू, 48 का निकालना है आपको, तो ये हुआ और पट्टे में 28.8, बस 9 8 72 दिख रहा है और 9 के करीब भी एक बार करके देख लीजिए, 9 8 72, 79, 9 दिन 18 से 25, देख लीजिए आराम से कटा। 9 से 48 को 9 से करना है, दिख रहा है 432, नहीं भी है तो देख लीजिए 480, फिर 48 घटा लीजिए तो बस 432। तो ऐसे चीजों को आप कैलकुलेशन ऐसे आराम से बचा सकते हैं कि बस आपको कंपैरिजन करना है। 100 मान लेते तो और इजीली हो जाता, लेकिन 10 भी माना, लेकिन 10 मान के भी आपने 10-10 बढ़ाते गए, 100 ही एक तरह से आपने माना, तो बस टिक कीजिए आगे बढ़िए।
इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करे कि ए रनर desires to run a distance of 600 meter in 25% less time than he usually takes. By what percent must his running speed be increased to accomplish the goal? कह रहा है कि एक धावक जो है उसे 600 मीटर की दूरी को दौड़ना है। अब वो चाहता है कि जितना वो सामान्य परिस्थिति में समय लेता है उससे 25% समय कम ले, तो कितने परसेंट से उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा दृश्य है कि आपको डिस्टेंस दे दिया है, वो इसीलिए दिया है ताकि आप इसका यूज करें और फंसें, मतलब कैलकुलेशन बढ़ाएं और टाइम वेस्ट करें, कोई काम नहीं है क्योंकि आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है। देखिए 25% चाहता है कि कम टाइम ले, मतलब क्या है, चाहता है 1/4 कम टाइम ले, मतलब उन्हें शुरू में 1 होगा तो अब ये चाहता है 1 - 1/4 कि मुझे 3/4 टाइम ही लगे। देखिए डिस्टेंस तो वही है, कुछ भी डिस्टेंस हो, 600 मीटर हो, 1200 मीटर हो, कुछ भी डिस्टेंस हो, अब वो चाहता है कि 3/4 टाइम में मैं कर दूं। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो इस टाइम में करने के लिए उसे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्पीड और जो होता है टाइम इनवर्स रिलेशन हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 4/3 होगा, मतलब 3 की स्पीड को उसे 4 करना पड़ेगा, मतलब किस रेट में बढ़ाया, इंटू 100, 100/3%, मतलब 33, 1/3%। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन 3 इज एडेड। देखिए ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही पैटर्न, जिस पैटर्न पे पूछते आया DFCCIL, वैसे ही सवाल मोस्ट प्रोबेबली इसी पैटर्न के आपको सवाल देखने को मिलेंगे, लेवल भी ऑलमोस्ट सेम। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, a fraction becomes 1/4, and when 6 is added to the numerator and the denominator is multiplied by 3, it becomes 2/3. Find the sum of the numerator and denominator of a fraction. कह रहा है किसी फ्रैक्शन में अगर हम डिनोमिनेटर में 3 जोड़ देते हैं और न्यूमरेटर से 2 घटा देते हैं तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। अगर उसी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में 6 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में 3 से गुना कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन 2/3 हो जाता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के उसी फ्रैक्शन का जोड़ क्या है, सम क्या है, अच्छे से समझिएगा। देखिए कोई भी फ्रैक्शन हो हम इसको कैसे इजीली कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले सामान्य परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा कि मान लीजिएगा न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, और लिखना शुरू कीजिएगा x - 2 बट्टे y + 3 बराबर 1/4 लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, x + 6 बट्टे में 3y बराबर 2/3 लिखिएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आएगा, निकाल लीजिएगा। लेकिन ऐसा काम नहीं कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। कैसे कर सकते हैं, अच्छे से समझिए। किसी एक केस को पकड़ते हैं, 1/4 हुआ ये, ठीक है। कब हुआ, जब हमने किया क्या था, 3 ऐड किया था डिनोमिनेटर में और 2 सब्ट्रैक्ट किया था न्यूमरेटर में। कोई भी फ्रैक्शन है, मान लीजिए 1/2 दिया हुआ है, क्या केस हो सकता है कि एक तो डायरेक्ट वो 1/2 आया होगा, या फिर 5/10 आया होगा कट के 1/2 आया होगा, या फिर ऐसे ही 10/20 आया होगा कट के 1/2 आया होगा। समझ रहे ना बातों को। पहला केस में मान लीजिए कि यही डायरेक्ट 1/4 ही आया होगा, तो इसके पीछे क्या कहानी क्या हुई थी, 2 सब्ट्रैक्ट हुआ था न्यूमरेटर से, मतलब न्यूमरेटर था 3 और 3 ऐड हुआ था डिनोमिनेटर से, तो ये ओरिजिनली कितना था, 1, तो योग आ रहा है 4, ऑप्शन में है नहीं है, तो ये केस तो नहीं हुआ होगा। तो चलिए मान लेते 2/8 हुआ होगा, ठीक है। पीछे क्या हुआ था, 2 सब्ट्रैक्ट हुआ था न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर होगा 4 पे, और आपके पास 3 ऐड हुआ हुआ डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर होगा 8 में से 3 5 पे। 9 दिख गया ऑप्शन में, खटका दिमाग, लेकिन एक बार चेक करना बनता है, कर लेते हैं। 6 ऐड किया न्यूमरेटर में 10 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15, ये हुआ 2/3, हो गया सेटिस्फाई। तो बस 9, आपके पास एग्जैक्ट फ्रैक्शन भी आ गया और योग तो आ ही गया। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ए शॉपकीपर बॉट 80 kg of rice at a discount of 10%. Besides, 1 kg rice was offered free to him on the purchase of every 20 kg rice. If he sells the rice at the marked price, his profit percentage will be. कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 80 kg चावल खरीदता है 10% की छूट पे। इसके अलावा क्या उसे मिलता है कि 1 kg फ्री मिलता है, हर 20 kg खरीदता है उसमें 1 kg उसे फ्री मिलता है।
अब वो आर्टिकल को मार्क प्राइस पे ही बेचेगा तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में अच्छी चीज क्या है, क्वेश्चन में अच्छी चीज ये है कि आपको जो है फिर से दे दिया है कि हाँ आपको दे दिया है कि 80 पर केजी राइस है। वो अच्छी चीज नहीं दिया है आपको, ये फिर से आपको फंसाने के लिए दिया है, क्योंकि फिर यहाँ ये सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। मैक्सिमम सवाल क्या है इसमें, एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, डिजिट चेंज मैंने करके उस हिसाब से एडजस्ट किया है, लेकिन ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं सब, जिसमें डेटा ऐसे ही फालतू का दे रहा है। इस डेटा का क्या काम था, बस यही काम था कि आपको फंसाए, क्योंकि फिर आपको परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना नहीं है। तो ये फिर से हुआ रिडंडेंट। अब समझिएगा, कोई भी अमाउंट खरीदा, 80 केजी खरीदे, 800 केजी खरीदे, 10% के डिस्काउंट पे खरीदा, मतलब क्या है, जब मैं प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ाऊंगा तो इतना अच्छे से ये चीज बताऊंगा जिसमें डिसऑनेस्ट सेलर वाला कॉन्सेप्ट आपका मतलब एक लाइन में खत्म होगा। मतलब क्या है, 10 की चीजें उसे 9 पे मिल गई तो फायदे में है, तो रेशियो एडजस्ट हो जाएगा 10/9। अब समझिएगा, 1 केजी राइस फ्री मिल जा रहा है हर 20 केजी पे, मतलब 20 केजी के दाम पे उसे 21 केजी मिल रहा है, फिर फायदे में है। तो रेशियो गया 21/20, बस हो गया। 10 से 2 और 3 से 7, 3 से हुआ 6, तो ये आ गया भाई मेरे आपके पास कितना आया 7। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 3 से 7, 10/9 इंटू 21/20 कीजिएगा तो होगा 3 से 3 बार ना जाएगा, और 3 से 7 तो 7/6 हो गया। बस 6 की चीज 7 में, परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ 100/6%, मतलब क्या 16/3%। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो देखिए कितना आसान सवाल था, आपको बस ऊपर नीचे करना था रेशियो। ये 80 केजी का कोई वैल्यू नहीं था, ये सब देख के कंफ्यूजन होना ही नहीं है। तो ये डिसऑनेस्ट सेलर पार्टिकुलर एक टॉपिक होता है, जब चैप्टर कराया जाएगा उसमें आपको ऐसा ही तरीका बताया जाएगा जिससे एक तरीका पूरा खत्म, चाहे इस क्वेश्चन कितना भी इसमें और भी छेड़छाड़ करता ना, बस आपको रेशियो ऊपर नीचे करना था। बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, मैक्सिमम सवाल अच्छे सवाल मैंने करा दिए। तो धन्यवाद, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल हम रिसेंटली ही खोला है और सब कंटेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद जीएस का कंटेंट भी आएगा, रीजनिंग के कंटेंट भी आएंगे। तो आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। चलिए धन्यवाद आप सभी का।